फूड विद पॉडकास्ट लोगों को क्यों देखना चाहिए? देखिए, 2 रीजन है। तो बहुत चैनल आपका पूरा बहुत प्यारा चैनल है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फट गया हमारा बाहुबली, फट गया। देखो बाहुबली फट गया, बाहुबली का हवा निकल रहा है। देख लो आप सब, बाहुबली का हवा निकला। समय लगाया हुआ मतलब वो परफेक्ट है। ये जो चीज प्यार से बनाई जाती है ना, वो अच्छी बनी जाती है। बात खिलाफ तो नहीं है। अब बात समझिए कि क्या होता है में कि सच्चाई पता होनी चाहिए। ताज हमले के बाद कौन बाहर से यहाँ पे आ रहा है? सब इंडिया में किया जा रहा है। काम आग लगाने वाला आग लगाएंगे बड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फूड विद पॉडकास्ट में। और आज जो हमने जैसे कहा था कि नए साल में नए मेहमान का आगमन है, तो लोकेशन हर बार हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन इस बार लोकेशन हम लोगों ने चेंज नहीं किया है क्योंकि थोड़ी दिक्कतें और परेशानियों की वजह से हम लोग पुराने ही लोकेशन पे आए हैं। इसके पहले जो वीडियो में हमने सलोनी बनाया था, यूपी की सलोनी, उसी जगह पे तो देख सकते चूल्हा है पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे अभी भी वो आग का जो ढेर है ना अभी भी पड़ा है, ठीक है। और इस इधर से जो है कि हमारे मेहमान आएंगे और हमारा जो सामान है वो चीज हम ला चुके हैं। पानी है और यहाँ देख सकते हो कि एक एक आइटम आपको बता दूं। लहसुन हो गया और टमाटर हो गया, ये राई का तेल हो गया, और ये पकाने के लिए अभी आपको हम दिखाएंगे आलू हो गया। और ये इसमें ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 चीजों का मिक्सर है, आता है 3 चीजें हैं। और बता देता हूँ अभी से आपको, इसमें जो है जोनरी है, गेहूं है और चावल, 3 चीजों का मिश्रण। और अगली बार अलग तरीके से हम बना के दिखाएंगे। तो फिलहाल ये हो गया 3 किस्म का आटा हो गया। उसके बाद में ये रहर की दाल, तुअर की दाल जो बोलते हैं, रहर की दाल होगी। उसके बाद हमारे पास में है, हमने कांदा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया तो ये 3 कांदा इधर हमने लिया है। और इसमें हरा जो कि मिर्चा है, धनिया है, नमक है। और उसके बाद में अपना जीरा और हल्दी हो गया और ये चावल हो गया, ये आइटम हो गया। और इधर हमारे जो है मेन जो है हमारे बाहुबली किस्म, ये बाहुबली किस्म का जो है ये हमारे पास बैगन है। और शायद पता नहीं बैगन किस किस को पसंद आता है, पता नहीं, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा बैगन किसको पसंद आता है। तो ये हमारे आइटम के लिए, और वो आइटम क्या होगा आखिर में दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैगन हो गया। अभी हमारी पूरी तैयारी का सामान सब होगा। इधर बर्तन हो गया, ये सारी चीज हो गया, पानी हो गया। अब और इधर जो है पूरा आग लगाने वाला सिस्टम, देखो इतना सारा आइटम लेके आया हूँ, इतना एक ही साथ में एक ही बार में आग लगाएंगे सबको, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे बनाने का, जो है कि प्रक्रिया चालू करेंगे और धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। और उसके बाद में हम मिलेंगे आखिरी में, जब हमारे मेहमान आएंगे उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। जो है कि आज का जो है हमारा साल का, मतलब कि जो कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो साल का पहला दिन है, लेकिन सरकारी आंकड़े की बात करें, सरकारी साल की बात करें तो हमारा मार्च महीना क्लोज होता है, अप्रैल महीने से हमारा नया साल स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन कैलेंडर का जो साल है आज से स्टार्ट, तो आज से ही। और जो मेहमान आने वाले हैं बहुत बहुत बोले तो बहुत बड़ी हस्ती के हिसाब से ही हैं, और उनसे हम करेंगे देश विदेश, राज्य, गांव, शहर, गली मोहल्ले, जात धर्म पात, पढ़ाई लिखाई, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। रोजगार बेरोजगार से लेके शिक्षा से लेके हर एक चीज, हर एक पहलू पे हम सवाल करेंगे, क्योंकि ऐसे शख्स हैं जो 2 चीजों में माहिर हैं, और वो आएंगे तभी हम उनका नाम और उनका जो जो माहिर हैं जो 2 चीजों में, वो चीजों को हम जो है आपके सामने रखेंगे और बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि दाल बना के लोग तड़का मारते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग करेंगे। पहले तड़का मार के दाल पकाएंगे उसके साथ में। तो क्या क्या हमने लिया है देखिए, ये कड़ी पत्ता है और ये धनिया है और हरा मिर्च है, अदरक है, और ये 4 जो है लहसुन के साबुदाने जैसे छोटे दाने जैसा है, ये हमने ले लिया 4। और इसको काट, और इसमें से 2 टमाटर लेंगे हम, बड़ा साइज का है, बड़ा साइज का 2 टमाटर हम लेंगे। ये 2 टमाटर को जो है हम
तड़का पहले बनाएंगे और उसमें दाल फिर डाल के पकाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दाल पकाते समय। अभी हमारा कटिंग हो गया है दाल का तड़का देने का। अब चलते हैं चूल्हे पे। देखो पहले से हमने वो लगा रखा है कि एक ही साथ में हम दाल और चावल दोनों एक साथ में पकाएंगे। तो चलिए आग लगाते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। तो हम लोग लेंगे पहला चावल, क्योंकि उसमें दाल चावल दोनों करना है। तो पहले चावल ले लेते हैं। चावल के 1 किलो चावल है और 1 किलो चावल नहीं डालेंगे, आधा किलो के करीब में डालेंगे, क्योंकि आधा किलो डालेंगे तो पूरा टोप भर के आएगा। इसमें हम एक अंदाज के हिसाब से लेते हैं। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बस ये हो गया हमारा चावल। अब इसको धो देंगे। और अब तैयारी आग लगाने की। लेकिन अब एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले अगली बार जब हम यहाँ पे बनाए थे तो मटर का सलोनी बनाए थे। मटर का छिलका उन्होंने बोला था गाय बैल को डालेंगे, लेकिन डाले नहीं उन्होंने। तो ये अभी अपने सूख गया, अपने आग लगाने का काम आएगा। तो देखते हैं आग लगता है कि नहीं लगता है। अभी बड़े मुश्किल से अभी आग लग चुका है। इधर चावल हमारा चढ़ चुका है। अब इधर दाल फ्राई करेंगे, फिर इसमें दाल डालेंगे और पकाएंगे। नए तरीका, नया टेक्निक है। और नए टेक्निक में कैसा बनेगा, कैसा होगा, ये हमारे मेहमान आएंगे और टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे। तो चलिए अब आग को और थोड़ा सा बढ़िया से जलाते हैं, क्योंकि जब तक आग जलेगा नहीं अच्छे से तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये बारीक बारीक लकड़ी हमने लिया है, क्योंकि जल्दी से आग लगे। फाइनली आग लग गया है और धुआं धुआं हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे मच्छरों की जो तादाद है हमें कितना रोकता है खाना बनाने के लिए। तो चलिए आग देवता बढ़ जाओ और फटाफट हमारा आइटम तैयार करवा दो। चलिए तो अपना जो है गर्म हो चुका है और टोप गर्म हो जाने पे हम लोग डालेंगे, सबसे पहला काम करेंगे राई का तेल है, फर्स्ट क्लास राई का तेल डालेंगे। ये भी देखिए खुला नहीं है, पहले खोलना है इसका ढक्कन। या अब इसमें डालेंगे मस्त एकदम राई का तेल बढ़िया सा। और अपने टोप की लगने वाली है वाट, क्योंकि हम लोगों ने मिट्टी का लेप लगाया नहीं, इसलिए आज टोप हो जाएगा पूरी तरह से हम लोगों से नाराज़, क्योंकि वो हो जाएगा काला, हम रहेंगे गोरा, इसलिए वो अपने को दूसरी बार मना करेगा। तो चलिए ये हमारा चल रहा है और बढ़िया से अब हमारा तेल गर्म हो रहा है। और ये तो क्या, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम पड़ने वाला है, सबसे पहला ये है कड़ी पत्ता। पहले कड़ी पत्ता पड़ेगा। ये लोग नाराज़ हो गए हैं मेरे से। अब इसमें डालेंगे हम अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक को है बारीक कटा है, लेकिन इसको थोड़ा सा पकने के लिए वक्त चाहिए। तो ये अदरक हमने डाल दिया। ये अदरक हो गया। यही है खाने का टेस्ट, जो है यहीं से निकलता है। ये आँख से आंसू निकल रहा है ना, अब यही बता रहा है कि खाने में कितना टेस्ट होने वाला है। तो अब हमारा नेक्स्ट आइटम पड़ने वाला है मिर्ची। हम लोग मिर्ची डालेंगे। आग देवता भी मज़ेदार, और आग देवता भी अब हमारा साथ दे रहे हैं धीरे धीरे। तो जिस तरह की अब हमारा ये हो गया, तब हम डालेंगे इसमें कांदा। ये हमने डाल दिया, अरे सॉरी टमाटर, कांदा हम बोल रहे हैं। कांदा तो हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें कांदा हमको यूज़ नहीं करना है।
और हमारा हथियार किधर गया? हमारा हथियार आ गया, हमको लड़ाई करने वाला। काकू लड़ाई करेंगे इससे। अब यहाँ पे हम इससे लड़ाई करेंगे। बैठ गए हैं, या तो हवा का रुख बार बार बदल रहा है और थोड़ा हमें खड़ा होना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। कहते हैं कि जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तकलीफ नहीं उठाओगे, तब तक कामयाब नहीं बनोगे। ये बुजुर्गों का कहना है और वो हमेशा से सत्य रहा है। अब तक आपको पता नहीं चला होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आए हमारे पास और हमारी शक्ल को दिखाएं और हम बताएंगे आपको आज बनाने वाले हैं दाल बाटी। और दाल बाटी हो गया, चोखा और चावल, 4 आइटम बना रहे हैं आज। हमारे आने वाले मेहमान के आने से पहले हम पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में हम लोग खाना खाएं बैठकर और बातचीत करें। देखते हैं क्या होता है इसमें। उनके आने से पहले ये बनता है या उनके आने के बाद तक ये बनता रहता है, ये आप इंतज़ार करिए और देखते रहिए कि क्या होता है यहाँ पे। और हम लेंगे नेक्स्ट हमारा आइटम है दाल। दाल को थोड़ा सा धोएंगे और डालेंगे और पकने के लिए डालेंगे। तो ये आधा किलो दाल है और आधा किलो दाल में से मैं आधा यूज़ करूँगा, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा, मतलब 300-350 ग्राम में हम जो है दाल को इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देख लीजिएगा कि कितना बचा है। ये 100 ग्राम बचा है, 200 ग्राम बचा है, 150 ग्राम पता नहीं। और ये हो गया हमारा, हमारे हिसाब से दाल का हो गया। अब इसको हम करेंगे। और इधर देखिए, और ये भी हमारा रेडी हो चुका है मसाला। अब हम इसको धोएंगे फटाफट। चलिए, देखिए अभी अब दाल धोने के बाद में हम लोग जो है दाल 2 पानी से धो लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो दाल हम डाल देंगे पकने के लिए। ये नया तरीका है, लोग जिस तरह करते हैं हमको उस तरह नहीं करना है। थोड़ा अलग हटके करेंगे तभी कुछ अलग निकल कर आएगा। हमें क्या है, कुछ नया साल में नया अलग करना है और नया तरीका, नया चीज़ें, नई बातें, हर चीज़ नई करनी है, जिससे कि लोगों को भी नया चीज़ पता चले। तो यहाँ हमारा हो चुका है, ये देख सकते हो मसाला ये रेडी हो चुका है। और ये बाकी का दाल पकते समय पकेगा। और हम इसमें अब डाल देंगे दाल। ये हमने डाल दिया है दाल। हमारा दाल डाल के हो गया रेडी। अब एक आइटम सिर्फ इसका बचा हुआ है और वो है नमक। इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे फ्राई। फ्राई बोले तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे दाल को। अब इसको हमने कर दिया है, थोड़ा सा भून दिया है। स्वाद में जान डालने वाला कौन सा कंपनी का है पता नहीं। बहुत सारी कंपनियां आजकल लाइन में है, दौड़ में है, रेस में है। जैसे घोड़ा का रेस होता है वैसा हर एक ब्रांड, मतलब हर एक चीज़ का अलग अलग एक ही आइटम है और उसके हज़ारों ब्रांड बन चुके हैं। हर लोग अपना दावा करते हैं कि हमारा ब्रांड अच्छा है, हमारा ब्रांड बेहतर है। तो देखते हैं, डालते हैं ब्रांड वाला नमक, जो कि आप बताइएगा। इतना हमने नमक डाल दिया, ज़्यादा है कि कम है आप बताइए कमेंट में। और डालना चाहिए कि बस, चलिए इतना डाल दिया हमने। अब नेक्स्ट आइटम, अब पानी का हम पूरा ड्रम का ही पट्टी कर देंगे। इसमें पूरा ड्रम डाल देंगे। बोलिए डाल दूँ पूरा। अब दाल वाला भी कार्यक्रम हो गया पूरा। अब ये यहाँ पे रहेगा पकने के लिए। अब इसको हम धीरे धीरे पकाएंगे। अब नेक्स्ट आइटम हमारा रहेगा बाटी बनाने के लिए। उसका आटा गूंदना है और आटा गूंदेंगे। फिलहाल इसको भी हम यहाँ पे ढक देंगे। देखिए मेरे हिसाब से जो चाहिए था वो इसमें हो चुका है। ठीक है, लगता है हल्दी डालने की ज़रूरत है। देख लीजिए कलर देखिए। फिर भी हम
थोड़ा सा हल्दी का जो है छिड़काव कर देंगे इसमें। तो कहाँ गया हल्दीराम? ओ भाई हल्दीराम, ये आ गया हल्दीराम। और ये भी कौन सी कंपनी का है जाने दो ना, कंपनी का नाम देखिए क्या करेंगे। अभी यहाँ पे किसी ब्रांड का प्रचार नहीं करना है हमको, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के रहने लोगों ने देश की जनता के आँख में धूल झोंक के खाली पैसे बना रहे हैं। इसीलिए ब्रांड का प्रचार नहीं करना है। सिर्फ इसमें हम अपने हिसाब से थोड़ा सा हल्दी बस डाल दिया। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। चलिए, अपना चावल और दाल का जो रंग है ना, रंग रूप और इनके बाप रे हाथ जल गया। ये देखो, ये चावल देखो हमारा चावल हो गया नज़दीक। और दाल का क्या है आइटम, दाल का हथियार किधर गया? ये चावल का हथियार था, ये दाल का था, लेकिन ये रख दिया था, गर्म हो गया, इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया। अभी एक ही हथियार से दोनों लड़ाई करेंगे। इसमें भी देखते हैं इसका क्या है। हाँ, इसका भी मज़ेदार होने वाला है। अभी ये दाल ना, अभी दाल ये ऊपर उफान मारेगा, अभी इसको संभालना पड़ेगा भाई। ये देखो मस्त एकदम आधा पक गया है, आधा पक गया है दाल का भी, ध्यान देना पड़ेगा। कैमरामैन फोकस करके रखो, दाल बहना नहीं चाहिए। चावल तो हो चुका है, बस चावल की तैयारी, दाल की तैयारी हो चुकी है। इसको थोड़ा हम खुला रखेंगे क्योंकि नज़र रहेगी इस पर, दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना करे और ये जो है बाहर ना जाए। अब इस पर फोकस करते हैं, फोकस कैमरामैन, फोकस फोकस फोकस, चारों तरफ से फोकस करो, किधर से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान दो। चलिए, अभी हम लोग इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और ये अपना को कवच तो गिर गया, कवच उधर चला गया। चलिए, इसी से लड़ाई करते हैं। आपको लगता है हमें कम करना पड़ेगा या तो पानी इसका नहीं, अभी है टाइम। अब अपना जो है चावल हो चुका है, आप देख सकते हो चावल हो चुका है और दाल पक रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट आइटम है बाटी बनाने का। तो उसके लिए हम आटा गूंदेंगे और आटा गूंद के तैयार करेंगे, क्योंकि इसी आग में को बाटी भी बनाना है, बैगन भी भूनना है, आलू भी भूनना है, टमाटर भी भूनना है, ये सारे चीज़ भूनना है। तो अभी वो बाकी है। तो ये दो आइटम, ये चावल हो चुका है, चावल हम अभी उतार लेंगे, दाल अभी पक रहा है, अभी पकना बाकी है। तब तक हम लोग जो है चलते हैं आटा गूंदने के लिए। तो मिलते हैं आटा गूंदते समय। अभी जैसे कि हमारे पास में बड़ी थाली नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कढ़ाई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मिला आनन फानन में, वक्त नहीं था, आनन फानन में जो मिला उसी कढ़ाई को लेके हम लोग जो है आटा गूंदेंगे। और अभी जो भोजन बनेगा मेरे हिसाब से ये बन जाएगा करीब करीब कम से कम 5 से 6 जन का खाना बनेगा। तो चलिए अब आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। जैसे हमने बताया कि जोन्हरी है, गेहूं है और चावल है, ये 3 चीज़ों का मिक्स आटा है और उसी का ये हम लोगों ने बना दिया, बाटी हो गया हमारा रेडी। अब अपने को बैगन भूनना है, टमाटर भूनना है, आलू भूनना है और हम कांदा भी भूनेंगे, मिर्ची भी भूनेंगे, ठीक है, अदरक भी भूनेंगे, इसमें सब भून कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, भूजेंगे, उसके बाद उस टाइम पे मिलेंगे, उस बाकी टाइम पे आपको हम ब्रेक लगाएंगे। अब हमारा जो है, अब हम बैगन भूनने का काम कर रहे हैं। दाल हमारा हो चुका है, देख सकते हो आप, दाल हमारा हो चुका है। अब हम जो है आलू ये बैगन भूनेंगे, आलू भूनेंगे, बाकी हमारा रेडी है, उसको पकाना है। तो इसको हम आग में जलाएंगे ना तो उसका अलग टेस्ट अलग होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही करेंगे। और क्योंकि ये जो है उपवाल में गाय भैंस का जो गोबर होता है, गोबर का उपवाल बनता है, उसमें अगर पकाते हैं ना अच्छे से तब जाके मज़ा आता है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा करेंगे और बाटी को हम उस आग में पकाएंगे, क्योंकि वो आग ऐसा नहीं है कि हम ऐसा उसको उस तरह से पका सकें। तो चलिए देखते हैं
कि कितना बढ़िया से होगा। है तब तक शायद हमारा खाना रेडी हो जाए। और स्टॉप कर रहा हूँ। हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हटा दिया, चालू है। इस तरह से आग लगाए, देखो टमाटर ब्लास्ट होने वाला है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ से कैमरा मैन से फोकस करिए, ये बहुत जल्दी ये ब्लास्ट होने वाला है और बैगन भी ब्लास्ट होगा। तो क्या होगा पता नहीं, देखते हैं ब्लास्ट होने के बाद में कहाँ तक जाता है। तो चलिए बने रहे और कैमरा मैन फोकस करिए इस पर। अब बैगन फट चुका है, मेरे ख्याल से अभी सब पलटी करके देखते हैं बैगन की स्थिति। वाह, अरे ये तो टमाटर तो ब्लास्ट हो रहा है भाई। यहाँ मत ब्लास्ट हो भाई, इधर आ जाओ, इधर तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ ब्लास्ट करने का। पहले बैगन का जगह बना लेते हैं और ये करते हैं टमाटर की जगह। टमाटर के आधा पक चुका तो है ही, फिर भी थोड़ा और पकाएंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से नहीं पका है। कैमरामैन फोकस करें। अब आग लगाते हैं अच्छे से, थोड़ा सा दबा के। मोटा मोटा है, बड़ा बड़ा है ना सब कुछ, इसीलिए थोड़ा सा। बल्कि बोलता है हम चर्चा करेंगे राजनीति। देख सकते हैं कि खिल के कली गुलाब, मतलब अपनी खूबसूरती की तरह जो जाना जाता है कि दाल की खूबसूरती क्या होती है। ये देख सकते हैं कि दाल की खूबसूरती हो चुका है एकदम। बहुत बेहतरीन तरीके का दाल बना है। ऐसा दाल शायद आप लोग नहीं बनाए होंगे, तो ये नए तरीके का, नए यूनिक हमने दिखाया आपको। और अब चलते हैं, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग चोखा और बाटी बना लेंगे। इसको भी यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। हमारा लगता है बैगन हो चुका है, हम लोग ट्राई कर लेते हैं बैगन का। हाँ, तो बैगन हो चुका है और इसकी डंठी भी निकल गई, तो इसको हम लोग धीरे से इसमें पलटी कर लेते हैं। और पलटी करने के बाद में इसे साइड में हम लोग रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी छिलना बाकी है। अभी हमारे और भी बैगन है, तो ये बैगन महाराज को चढ़ा देता हूँ कि आप भी थोड़ा सा ये बॉडी फुला के बैठे हैं ना, अब इनकी बॉडी जो है थोड़ा सा हम लोग नरम करेंगे और फिर इनके बाद में इनकी चमड़ी भी निकालेंगे। चलिए, तो हमारा टमाटर भी हो चुका है। हाँ, टमाटर में हाँ थोड़ा हो चुका है, थोड़ा कच्चा टाइप जैसा लग रहा है, तो हम थोड़ा सोच रहे कि थोड़ा और रखते हैं 10 मिनट, थोड़ा और आग में पका लेते हैं भाई। अब हमारा जो है बाहुबली बैगन जो है अब पक रहा है। 2 बचे हैं और 1 हो चुका है, 2 टमाटर हो चुका है। और इसके बाद हम लोग आलू और अपना जो है बाटी एक ही में डालेंगे, इसी आग में निकालेंगे और इसी आग में डालेंगे और उसको पूरे अच्छे से ढक कर रखेंगे। और तब तक हमारे मेहमान भी आ जाएंगे, तो मिलते हैं मेहमान के साथ में। और ये हमारे बाहुबली तो अब हो जाएंगे, लालू मली हो जाएंगे हैं, इनकी हालत तो पंचर हो जाएगी। फट गया हमारा बाहुबली, फट गया। देखो बाहुबली फट गया, बाहुबली का हवा निकल रहा है, देख लो आप सब, बाहुबली का हवा निकला। दोनों बाहुबली के धुआं हवा सब निकल रहा है। बाहुबली गए ख़त्म। चलिए, दाल का जो है एक सिस्टम बचा था, दाल में हम जीरा का तड़का देंगे, तो वो तैयारी कर ली है। कटोरी ले लिया, कटोरी में हम लोग तेल डालेंगे, ठीक है। और हम डाल देते हैं जीरा। देखते हैं, नहीं तेल पूरी तरह से गर्म नहीं है, क्योंकि तेल नहीं गर्म है।
अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे जीरा इसमें। ये हमारा जीरा चला गया और आग जो है बराबरी का आग है। अब जीरा धीरे धीरे हमारा होते जा रहा है। बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा, इधर से दिखाइए। जीरा हो गया है। अब हम लोग चलेंगे दाल में डालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, धुआं देता है, आग देता है, क्या देता है। और इसी आग में हम पकाएंगे जो है अपना बाटी और आलू इसमें डालेंगे। तो चलिए अब हम लाते हैं पहला बाटी। पहले बाटी को डाल देते हैं एक जगह पे। इसको और इसको रखेंगे, ढक देंगे। सोच रहे हैं इसी आग में तो होगा नहीं, हमको लगता है कि आलू भी हमको पकाना पड़ेगा। फिलहाल इसको हम लोग इस तरह से ढकेंगे। इस तरह से ये सब मिलाएंगे। राजा का बज रहा है बाजा, आप देख सकते हो। और उसके ऊपर में बैठा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा अपना लहसुन, जो देता है सबको मात स्वाद में, टेस्ट में, हर जगह पे। लहसुन जब तक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन सब्जियों के राजा का बज गया है बाजा। आधा बज गया, आधा बजना बाकी है। तो हमने अब इनको लगा दिया है रास्ते पे पूरा। अब इनकी तैयारी हो जाएगी तो हम लोग जो है मिलेंगे चोखा बनाते हुए और चखेंगे और अपने मेहमान से पूछेंगे कि कैसा बना है। कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि हमें अकेला देख हमारे साथ एक सज्जन आ चुके हैं जिनका नाम है अंजन कुमार नाम है इनका। और इधर ही पास में जो है कि इनका ग्रिल का जो है कि कारोबार है, मतलब दुकान है। और बड़े बड़े बिल्डिंगों में और बाकी जगह पे जहाँ जैसा आपको ज़रूरत पड़े आप इनसे कांटेक्ट कर सके। इन्होंने मुझे देखा अकेले परेशान होते तो बोले कि मैं आपका हेल्प करता हूँ, आइए हम भी मिलकर सहयोग करते हैं। तो चलिए ये है कहानी में ट्विस्ट। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सोच का अच्छा हो, दिमाग का अच्छा हो, दिल का अच्छा हो, तो वो हमेशा किसी को तकलीफ़ में देखकर खुद शामिल हो जाता है कि नहीं हम आपकी मदद करेंगे। तो ये है वो व्यक्ति। तो चलिए हम इनके साथ में बाकी का चीज़ करेंगे, चोखा भी बनाएंगे, सारा चीज़ जो बचा है इनके साथ में करेंगे। तो देखते हैं इनके स्टाइल में कैसे कैसे सब तैयार होता है। बाकी का इनके साथ में खड़े होते हैं। वो आटी साइड में कर लो, दूर संभाल लेगा। पानी है ना, पानी गर्म हो गया। अब बाटी का हमारा काम हो चुका है, इसमें आलू पड़ चुका है, बाटी का काम चल रहा है और हमारे सर हैं हेल्प कर रहे हैं। अब जिस बात का, जिस चीज का और जिस व्यक्ति का, जिस मेहमान का हमें इंतजार था वो भी आ चुके हैं और उनसे मिलेंगे और उनसे बहुत सारी बात करेंगे। देश विदेश से लेकर राज्य और राजनीति, गली मोहल्ले, शिक्षा, बेरोजगारी, हर एक पहलू पे उनसे चर्चा करेंगे। और आपको परिचय करा दूंगा। और आइए सर, ये हैं हमारे जर्नलिस्ट और ओके न्यूज के ओनर, मतलब कि आप कह लो तो संपादक हैं ये, और नाम है रवि पंडित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? बस बढ़िया है। आइए, और मैं आपको बता दूं वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, इसीलिए हमने सारा आइटम पहले से तैयार कर लिया है। और सर आपके आने से पहले सारी चीज तैयार, थोड़ा सा बताइए। और यहाँ देख सकते हैं आप, और इधर का जो है हमारा बैगन है, दाल चावल इधर हमने जो है, अच्छा, ये सब इधर रेडी करके रखा। देखिए सारी व्यवस्था आपकी हो गई है।
ये दाल हमारा है, वाह वाह क्या बात है। और इधर पे ये हमने चावल निकाल लिया बना के, और ये अपना बैगन और टमाटर ये रेडी हो चुका। अब जो है, अच्छा अब हम आपसे ये बात पूछेंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं या इधर बैठे हैं? देखिए कहीं बैठिए, आप तो पूरा एकदम जंगल का ये पूरा सीन है। आप हमारे मेहमान हैं, आप जहाँ जहाँ चाहे वहाँ बैठिए, वहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सूरज की रोशनी हाँ, ज्यादा आ रही है तो शायद। और ये एक अंदर का लोकेशन आइए देखिए, हमने सोचा था पहले ना कि हम लोग इधर बैठेंगे। अच्छा हाँ अंदर, ये हाँ हमने सोचा था कि हम लोग इधर बैठेंगे अंदर पहले। भी तो काफी अच्छा है यहाँ पे। काफी तो थोड़ा हवा का मतलब ये लग रहा था कि गर्मी नहीं होगा। नहीं ठीक है ठीक है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा ये मड़ई टाइप का है, उत्तर प्रदेश में मड़ई होता है हाँ हाँ तो वैसा बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और अपने को हम लोग अगर कभी बारिश में भी आना चाहें तो बारिश में भी यहाँ पे अपने को मिल चुका है, ये समझ लो हमारा फिक्स हो चुका है। अच्छा हाँ कभी भी आके हम अपना काम कर सकते हैं। नहीं बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो क्या करें, कहाँ बैठे? अब चॉइस तो यही है कि अंदर बैठेंगे तो थोड़ा सा, आपको जहाँ सही लगे वहीं बैठिए। चलिए अंदर हम लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग बाहर ही बैठेंगे क्योंकि बाहर खुला हवा लगेगा। चलिए सर आइए हम लोग इधर बैठते हैं देसी स्टाइल में। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, जी आने में कोई परेशानी कोई दिक्कत? परेशानी तो थोड़ी बहुत है लेकिन ठीक है, अभी आपने इतना अच्छा लोकेशन चॉइस किया है और अच्छा है, काफी लोकेशन अच्छा है। लोकेशन चॉइस करने का एक ही मेरा मकसद था कि हम यहाँ बैठेंगे तो शांति रहेगा, और जो हमारे देश में विदेश में और रोजगार बेरोजगार धर्म जाति जो बहुत सारी चीजें हमारे देश में चल रही हैं, लोगों के बीचों में कंफ्यूजिंग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है बहुत सारी चीजों को लेकर। तो यहाँ बैठ कर हम लोग एक आराम से एकदम अश्लील तरीके से हम लोग उस पर चर्चा करके लोगों को बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या सही है और क्या गलत है। क्या है, आप एक काफी सालों से एक तरीके से जो काम करते हैं आप, वो तरीका बहुत ही बेहतर है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को और जो भी जनता देख रही है उनको आपके माध्यम से उनको वो चीजें प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहें। आपके हर एक सवाल का बखूबी से, मोहब्बत से, प्यार से हम सर चलेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल कि जर्नलिस्ट का जो विचार है कब से आया आपको? जी भैया नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और आपको बहुत शुभकामनाएं। जो आपने नया शुरुआत किया है काफी अच्छा है और काफी आगे जाएगा, कुछ अलग है। धन्यवाद। शायद अभी तक इस जिले में शायद कोई ऐसा कुछ किया नहीं आज तक। नहीं, ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये जो चीजें हमने बहुत ढूंढा तो सोशल मीडिया पे भी ऐसा नहीं है जो कंपोज है। हाँ। फूड विद पॉडकास्ट आपने दोनों एक ही में मिला दिया, दोनों को, मतलब दोनों दर्शकों को एक ही जगह पे रख दिया। जी 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 तो बताइए कब मतलब कि आपका विचार बना? दरअसल देखिए, कोई पत्रकार, जितने पत्रकार पहले यहाँ पे हैं, और पूरे देश की बात कर रहा हूँ, वैसे विरार पालघर की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, हर पत्रकार अपने आप में सक्षम है और वो कुशल है, वो अपने हिसाब से काम करता है। और हमने बीकॉम किया था, बीकॉम करने के बाद फिर ऐसे ही लगा कि पत्रकारिता भी करना चाहिए, तो चर्च गेट में केसी कॉलेज है, अच्छा, तो वहां से हमने पत्रकारिता किया 2014-15 में। 2014-15 में? हाँ। आप समझ सकते हैं 2014-15 से स्टार्टअप है। और उसके बाद फिर जर्नी शुरू हो गई, और मेरी शुरुआत हुई थी न्यूज़ 24 में अच्छा, एज ए इंटर्न से। फिर वहां से फिर ज्वाइनिंग हुआ एज रिपोर्टर 24/7 जेके न्यूज हुआ। ओके। फिर सिलसिला चलते गया, बढ़ते गया। और ये अपना जो ओके न्यूज का है, ये कब आपने स्टार्ट किया? ये मैंने शुरुआत किया 2019 में। 2019 में। और शुरुआत करने के पीछे भी एक वजह थी कि मुझे फिर वैसे विरार पालघर में काम करना पड़ गया, अच्छा। तो कुछ फैमिली इशू थी, तो फिर मैं यहीं पे शुरुआत करके यहीं भी विस्तार किया। लेकिन सिद्धांत जो थे वो मेरे ही थे, मेरे अपने तरीके से काम कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि यहाँ के लोगों को वो खबर दिखे जो कहीं ना कहीं छूट जाती है, या फिर आप कहेंगे खबर एक ही होता है, लेकिन अलग अलग पत्रकार जो है उसको अलग अलग एंगल से मतलब अपने अपने दिखाते हैं। तरीके से जो है। हाँ, तो हमने शुरुआत किया और फिर करते गए, अभी भी उसी में लगे हैं। अब इसमें एक सवाल मेरा है कि इसमें कितनी कठिनाई आपको अब तक मतलब नजर आया, आपको मिला या आपके साथ में हुआ कि कठिनाई? पहला चीज है कि तकलीफ हम पूछेंगे कि इसमें तकलीफ क्या मिला आपको?
तकलीफ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं अकेले होते हैं, और जब आप भीड़ में अकेले होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ में कोई और नहीं है। अकेले चलना, अकेले जाके शूट करना। जब हम बड़े चैनल में थे तो उस वक्त हर कोई साथ में था, लेकिन जब मैंने अपना खुद का शुरुआत किया और अब जो ओके न्यूज, तो कई लोगों ने साथ छोड़ दिया। हाँ। और लोग फिर वो बात करने से कतराने लगे। ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि क्या आपको? मैं यहाँ से अलग था, यहाँ से दूर था, अब मैं नजदीक आ गया। अच्छा। खैर चीजें बढ़ती गई, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे और सबने सपोर्ट किया, बढ़ते गए। अच्छा, कभी कभी जब किसी नेता से या किसी मतलब कि जो एरिया के जो अपने आप में डॉन जैसे बोलते हैं ना भाई, ऐसे लोगों के पास जब आप जाके उनसे सवाल करते, तो क्या कभी ऐसा कुछ अंदर में डर का महसूस होता है कि नहीं, इनसे ये सवाल पूछेंगे कभी हमारे साथ ऐसा हो सकता है? विनोद जी, मेरी शुरुआत ही इससे हुई थी। अच्छा है, ठीक है। और जरा हमें वो बताइएगा पॉइंट। नहीं, मतलब यहाँ के पहले भी हमने जो कई स्टोरी मुंबई में किए थे चैनल में। हाँ। याकूब मेमन की फांसी का जो, याकूब मेमन, हाँ, उनके जो फांसी का हुआ था, हाँ। उस वक्त उनके घर के पास जितनी भीड़ थी, हम वहां भी रिपोर्टिंग करने गए थे। तब मैं किसी और चैनल में था। अच्छा। उस चैनल का नाम नहीं लूंगा। बाद में राधे माँ का जो मुद्दा था, अच्छा। उसमें भी कई बार हम लोग पे हमला हुआ था। हाँ। हाँ, कई बार हमला हुआ था। तो हम लोग पहले खेल चुके थे, और जब वसीम विरार में हमने शुरू किया तो हमारी जो खबरें थी यहाँ के सत्ताधारी के खिलाफ ही थी। अच्छा अच्छा। और हमारा किससे कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो इस सत्ताधारी के खिलाफ वो खबर लगाना ही पड़ेगा। अब सवाल उनसे पूछेंगे। तो कई बार धमकियां मिली, कई बार फोन आया, लेकिन हम रुके नहीं, चलते गए। मतलब कि धमकी कई बार एक मतलब कि सीधे तौर पे नहीं आई, लेकिन घुमा फिरा के। हाँ, तो नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए, अगर आप काबिल हैं, आपको आपके अधिकारों का पता है, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो सही जी। दूसरी बात कि अभी का अगर मैं माहौल पकड़ूं, अभी के अगर पत्रकारों की बात करूं, तो अभी हम जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं सामान विमान लेने, कई बार ऐसे मुलाकात हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकार का कार्ड लेकर घूम रहे हैं। ऐसा मतलब कि वो कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, लेकिन शक्ल सूरत देखो तो समझ में नहीं आता कि वो पत्रकार है या नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके जवाब को लेके कई बार विवाद भी हुआ है, पत्रकारों में हुआ है, बाकी भी हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कार्ड लेके घूमता है, या जो पत्रकारिता करता है, या फिर जो पहले कुछ और काम करता था, जो पहले बिल्डर था, या पान वाला था, या रिक्शे वाला था, या जो भी था, मेरा क्वेश्चन यही था। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब वो पत्रकारिता करने लगा है। तो जो दूसरे फील्ड से पत्रकारिता करने आए हैं, तो भी कुछ सोच के आए रहेंगे। शायद उन्हें उस फील्ड में कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्हें लगा मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ, या फिर उन्हें यहाँ पे अपने रोजगार का कुछ दिखाओ। अच्छा। कर रहे हैं, तो हर कोई कर रहा है, मैं किस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा तो लेकिन बनाने के लिए आए हैं। अब हर कोई वही करता है। देखिए, पैसा चाहिए सबको, आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन सबका जो तरीका और रास्ता अलग अलग होता है। इन भीड़ के अंदर अच्छे तरीके से काम करने वाले भी हैं, जिन्हें लोग जानते हैं। देखिए, ये जो हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा जो हमारा है वो है पत्रकार। मतलब कि एक जिस हिसाब से अगर देखो तो इन चीजों को, इनके ऊपर में खबर ध्यान रखने के लिए, इनसे सवाल पूछने के लिए काम मीडिया करती है। अगर मीडिया ही अगर उस रास्ते पे उतर जाए तो फिर किस रास्ते पे? वही बोलिए ना। अब जिस तरह पैसा कमाने के चक्कर में, भ्रष्टाचारियों को साथ देने में, उनके जो गलत चीजों को छुपाने में, मैं वही बता रहा हूँ आपको। कौन नहीं कर रहा है आज की तारीख में? कौन सा चैनल नहीं कर रहा है ऐसा? अगर ऐसा है तो फिर पत्रकार का क्या वैल्यू रह गया? मतलब मीडिया का क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम कर पा रहे हैं। पत्रकार मतलब स्वतंत्र। बड़े बड़े ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के आज यूट्यूब चैनल बना के अपना काम कर रहे हैं। जैसे रवीश कुमार जी हो गए, पुष्पेंद्र वाजपेयी हो गए, और अजीत अंजुम हो गए, कई ऐसे नाम तो अपने चैनल में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा उनका कुछ अनबन हुआ, इसके वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें आपको नहीं पता, लेकिन कोई एक व्यक्ति किसी
संस्था में किसी चैनल में इतना साल दे और उसको छोड़ के वापस पीछे हो जाए तो कुछ बड़ी बात हुई रहेगी। और क्या हुआ वही जानते हैं। लेकिन आज वो लोग जो भी कर रहे हैं, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है यूट्यूब पे और बेहतर वही तरीके से बेहतर कर रहे हैं। लाखों करोड़ों उनकी व्यूअर है, दर्शक है। और अब मैं फिर से एक बार वही सवाल करूं, क्योंकि जिस तरह से अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें, चुनाव की बात करें, यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की बात करें, या आप बिहार में चले जाएं, वो हमारे इस समय चल रहे हैं पलटू चाचा नीतीश कुमार जी की बात कर लें, यूपी में चले जाएं और कश्मीर में चले जाएं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार में उन्होंने खर्चा किया। कहाँ पे? सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी छोटे छोटे चैनल थे ना, जिनके मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर भी रहे होंगे, उनको भी उन्होंने खरीदा। नहीं, खरीदा नहीं, उसको खरीदना बोल सकते हैं। उन्होंने उनको मौका दिया कि आप भी एक माध्यम बनिए हमारे प्रचार का। खरीदना अलग होता है। नहीं, अगर माध्यम बने लो, हर कोई माध्यम बने। अगर ये चीज हो गया कि जैसे कि माध्यम बनी है, तो मतलब कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का तस्वीर दिखाना, फोटो दिखाना, उनकी खबरें दिखाना, ये माध्यम तो नहीं हो सकता। बाकियों ने ऑफर नहीं दिया रहेगा। अच्छा, बाकियों ने ऑफर नहीं दिया रहेगा ना। हाँ। अगर आपको कोई एक ऑफर दे रहा है आपकी, भाई आप मेरा एक खबर लगाओ या फिर ये करो, आप करेंगे ना। अगर बाकी जगह उनका भी करेंगे, बाकी ने ऑफर नहीं दिया रहेगा। बाकी ने ऑफर नहीं दिया रहेगा। अच्छा, आजकल जो है कि सबसे ज्यादा एक विशेष मुद्दा जो चल रहा है हमारे देश में, सबसे पहला, और ये काफी सालों चला रहा है, कोई नया नहीं है, लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा ही गर्मी धर्म को लेकर, जिस हिसाब से हमारे देश में 6 से 7 धर्म है, और सबसे ज्यादा सिर्फ 2 ही लोगों की लड़ाई चलती है, हिंदू और मुस्लिम। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपका जो नॉलेज है, दर्शकों को बहुत ही क्लियर कट मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि आप जो कह रहे हो वो परफेक्ट है। क्या हिंदू इस देश में, मतलब कि पृथ्वी लोक में हिंदू पहले आया या मुसलमान पहले? बाकी लोगों को लड़ाई तो हमको नहीं दिखता, लेकिन ये दोनों का लड़ाई दिखता है हमेशा। विनोद जी, ये सवाल इतना पुराना है और इतने लोगों ने इस पर जवाब दिया है, लेकिन आज तक कोई सटीक जवाब दे ही नहीं पाया है। इसीलिए हमने सोचा आपके माध्यम से मिल जाए। मेरा जवाब कई लोगों को शायद नहीं पसंद आएगा, या फिर कई विवाद हो सकते हैं मेरे जवाब से, तो जान दीजिए चीजें। विवाद करने तो हम बैठे नहीं है। बात सुनिए, जो धर्म का मुद्दा है ना, अगर आप चीजों को देखेंगे तो धर्म पे ही राजनीति हो रही है। धर्म पे ही हो रही है ना। आजादी के पहले 1880 में ये राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा शुरू हुआ था, अब जाके खत्म हुआ। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुद्दा कितने साल चला, लेकिन अभी भी अरे मुद्दा नहीं था, ये खाली एक वोट बैंक था। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी ने किया, यही काम कई साल पहले कांग्रेस सरकार भी कर सकती थी, कि नहीं की, क्योंकि इस मुद्दे को आगे लेके जाना है। मतलब देश में यही मुद्दा रहेगा तो हमेशा सबका वोट बैंक चल ही रहा ना, ये नहीं बात में कुछ और आएगा, मुद्दा चलते रहेगा। इस मुद्दे पे टिप्पणी करना मतलब विवाद कराना है। तो अभी क्या मालूम है कि हर समाज में, हर जाति में कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टर हैं। और आप एक चीज जानते हैं, जिनकी संख्या कम रहती है ना, वो डरे हुए रहते हैं, और हमेशा डरा हुआ व्यक्ति हमला करता है। डरा हुआ व्यक्ति हमला करता है। ये पता है आपको सांप कब करता है? जब सांप को डर लगता है ना, उसको लगता है कि भाई मुझसे खतरा है, तो ही वो डंक मारता है। अभी मैं सच कहूंगा कि एक सेकंड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं कई बार मैं तो कहना चाहता था, और खुद कह के मैं नहीं ये चीज को क्लियर करना चाहता था। आज सर बैठे, इन्होंने कहा जिसकी संख्या कम होती है, जो कमजोर होता है, वही पहले हमला करता है, क्योंकि उसके अंदर में डर होता है। यानी कि इस देश में जो बाकी के धर्म के लोग हैं, उनकी संख्या कम है, इसलिए बार बार वो दूसरे पे हमला करते हैं, वो डरे हुए हैं। ये मेरी बात सुनिए, आप पहले बात समझिए। अभी आप देखिए कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन क्या करते हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इतने हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसे के लालच देते हैं, और तमाम जो भी उनका है देते हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी संख्या बढ़े, उनके दिमाग में यह है कि अगर मेरी तादाद बढ़ेगी तो ये राष्ट्र मेरा होगा, ये राष्ट्र मेरा होगा। इसी पे सारा बवाल होता है।
इसी पे सब फतवे जारी होते हैं, इसी पे क्रिश्चियन भी चल रहे हैं, लोगों को लगातार कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इसी पे मुसलमान भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं इसके ऊपर। सब इसी पे और हिंदू की संख्या ज्यादा है, इसको खामोश बैठा है। जिस दिन हिंदू संख्या कम होगी ना, तो हिंदू भी यही करेंगे, हिंदू भी यही करेंगे। हिंदू भी यही करेंगे। हर कोई अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है। छोड़िए मुद्दा, हम आगे बढ़ते हैं। आया नहीं, मुद्दे को हम मतलब छोड़ेंगे यहीं पे, इस क्योंकि पे आप जितना बात करेंगे उतना कम हो जाएगा। कम होगा एक तो, लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए इस पे चर्चा कर दिए क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स से बहुत सारे लोग हैं और धर्म के लोग जुड़ते हैं, तो वो उनको ये ना लगे कि नहीं हम लोग को जो है कि किसी के खिलाफ या बात खिलाफ की नहीं है। अब बात समझिए कि क्या होता है में कि सच्चाई पता होनी चाहिए। आप हमारे देश के बाहर जो हमारे दुश्मन देश है, वो यहाँ के लोगों को ना, मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी यहाँ पे है, वो जानते हैं कि उनके बकाव में वही आएंगे। उनका ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि उन्हें लगता है ये देश मेरा है ही नहीं। जो कि इस देश की आजादी में मुसलमानों ने सबने साथ दिया, मुसलमान भी थे, हिंदू थे, हर कोई था। लेकिन ये दिखाया जाता है, बताया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो सारी जितनी एक्टिविटी है इंडिया के अंदर ही होता है ना। जितने हमले होते हैं कहाँ से होते हैं? बाहर से कौन यहाँ आ रहा है? ताज हमले के बाद कौन बाहर से यहाँ पे आ रहा है? सब इंडिया में किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को पैसा दिया जाता है तो काम हो जाता है। छोड़िए मुद्दा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा रोजगार पे बात करेंगे, और रोजगार के साथ में सरकार कहाँ से बनती है, कहाँ से बिगड़ती है, ये दो चीजें हम बात करेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें हमारे देश में हो या विदेश में हो, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोगों की संख्या है, और जहां तक देखा जाए तो सरकार भी वहीं से बनती है और वहीं से बिगड़ती है। ये सही बात है? बात एकदम सही है। तो रोजगार के लिए लोग वहां से दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में क्यों जाते हैं? जाते हैं नहीं, जाते थे, जाते हैं नहीं, अभी भी ट्रेनें आती हैं। वो यहाँ के जो लोकल हैं वो आते जाते हैं। जब कोई मुंबई में रहता है, कोई महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रह रहे, कोई नासिक, कोई कहाँ, कोई गुजरात में, कोई कलकत्ता में, तो वो जाते थे। जो जहाँ पे जाके बस गया वहीं पे रहेगा। ठीक है। अगर आप नए दौर में देखेंगे, पिछले 5-10 साल में, देखिए मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके काम अच्छे लगते हैं। पिछले 5-10 सालों में उन्होंने कम से कम जो युवा हैं उनको इतना तो ऐसा दिलाया कि आप खुद का विकास कीजिए, मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो किसी पे निर्भर मत रहिए आप। और उसके बाद लोगों ने अपना रोजगार खुद बनाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, वहां की युवा यूपी में खाली पुलिस भर्ती के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, टीचर बनने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, तैयारियां करते हैं। ठंडी के मौसम में सुबह खाली दौड़ते हैं बनियान पे और चड्डी पे, कई साल दौड़ते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अंत में उसी कहीं गांव में गुमनामी में रह जाते हैं या फिर किसी शहर में जाके वॉचमैन नहीं करते हैं। जितने युवा हैं, अगर आप देखेंगे 10 में से 12वां युवा यही कहानी बताएगा, जो कि गलत है। लेकिन अब युवा अपने आप को विकास, अपना खुद का विकास कर रहा है, अपना स्किल जो है उसको डेवलपमेंट कर रहा है और सक्षम बन रहा है, छोटे छोटे बिजनेस कर रहा है और पैसे कमा रहा है। मतलब कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से इस बेरोजगारी का जो दौर था उसमें काफी बदलाव आया। देखिए दौर अभी भी है और आगे भी रहेगा, और पहले भी था। पहले तो था बहुत, लेकिन पहले किसी ने ये नहीं कहा था कि आप खुद का विकास कीजिए, अपने स्किल का विकास कीजिए, ठीक है, खुद अपना बिजनेस कीजिए। लेकिन एक सरकार ने कहा भाई आप खुद ही करो जो करना है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। युवाओं ने करना शुरू कर दिया। अच्छा, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि मुंबई शहर को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो, आप गुजरात को देख लो, जितना डेवलप सिटी ये है उतना मतलब कि यूपी और बिहार में मतलब कि क्या आगे चल के हो पाएगा? जो ये दो स्टेट है, जो दो राज्य है, जितना डेवलप है, जितना मतलब कि बिजनेस का स्रोत है, लोगों का आना जाना है यहाँ पे, क्या उतना दौर, उतना चीजें वहां पर हो पाएंगी? मुझे पहले ये चीज लगता था, लेकिन अगर आज के दौर में आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और आप देखेंगे तो विकास काफी अच्छा हुआ है, काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ है। क्या क्या बनारस की सड़कें देखिए कितना विकास हुआ है। अच्छा, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वहाँ बड़े बड़े मॉल है, वहाँ पे अच्छे कॉलेज बनाए जा रहे हैं,
अच्छे वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, ये और जिस जिस राज्य का जो यातायात है वो अच्छा रहता है, ठीक है, तो राज्य विकास करता है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का यातायात इतना सुंदर हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, इतना सरल हो गया है कि लोग वहां पे विकास कर रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है। और कई बार मतलब कि विचार हमने रखा है, कहा है कि जिस राज्य का या देश का यातायात यानी कि रोड की जो व्यवस्था अगर सही हो तो उसका जो है कि विकास होना तय है किसी भी हालत में। क्योंकि जो हमारे जो ट्रक परिवहन, जैसे ट्रक हो गया, बाकी जो गाड़ियां हैं, जब वो उस पर चलेंगी, उनका काम है एक जगह से माल उठाना, दूसरी जगह पर माल ले जाकर पहुंचा। इस राज्य से, जैसे कि नासिक से प्याज जाता है, प्याज जाके पूरे दूसरे राज्यों में जाता है, तो वो कौन लेके जाता है? ट्रक लेके जाती हैं, गाड़ियां लेके जाती हैं, है ना। और इनके लिए रास्ता सही नहीं रहेगा तो समय पे जाएगा नहीं तो विकास नहीं होगा। ये बात आपने कहा, ये बात बहुत नोटिस वाली बात है। कई लोगों को लगता है कि रोड बनने से विकास नहीं होता है, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। तो ये क्लियर है, हमने करा सर से कि रोड का होना बहुत जरूरी है, और इसी से विकास होता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्योंकि कई बार हमारे मतलब कि हमारा जो न्यूज चैनल है उसमें हमको कई बार इस चीज को पूछा गया कि रोड बनने से क्या विकास होता है क्या, तो इससे आपसे मतलब क्लियर हुआ। रोड बनने से विकास हो या ना हो, लोगों की मौत तो नहीं होगी। हर साल रोड एक्सीडेंट में हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग। आप उसका खाली आंकड़ा निकालिए, एक राज्य का कितने लोग मरे हैं। अब आप हमको सिर्फ थोड़ा सा हम महाराष्ट्र की बात करें, और महाराष्ट्र के अंदर में वसई विरार महानगर पालिका है, उसके अंदर के आप हमको बताएं कि साल मतलब कितने लोगों की मौत होती होगी। अब मैं एक लमसम आंकड़ा बता सकता हूँ आपको कि पिछले 5 सालों में 5,000 के आसपास तो कम से कम हुआ रहेगा, कम से कम 5,000। ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ज्यादा ही होगा, मतलब कम नहीं होगा। इसका मतलब मेन क्या क्या रीजन हो सकता है? रीजन देखिए, यहाँ की जो सड़कें बनाई जाती है, जो शहर के अंदर है, मैं शहर के अंदर की, सिटी के अंदर, सिटी के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं सड़क, और वो सड़क की क्वालिटी और इसमें जो लोग यूज करते हैं गिट्टी, तमाम चीजें जो है, इतने घटिया क्वालिटी का होता है फिर से खराब हो जाता है। और अक्सर जो सड़कें बनती हैं बरसात के पहले बनती हैं, 4-5 महीना पहले, और जो गड्ढे उसमें वो लोग ने अच्छे से काम नहीं किया रहता, गड्ढे फिर से और गड्ढे हो जाते हैं, और बरसात में पानी भरता है, वो दिखता नहीं है, होता है एक्सीडेंट। आपके वसई विरार में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं हर साल। अरे हम खुद ही जाके कवरेज करते हैं, हमारे से जितने पत्रकार सब खबर लगाते हैं। इसलिए हमने आपसे पूछा ना जी, क्योंकि आप दिन रात आप दौड़ते हैं, गली मोहल्ले जाते हैं, आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक चीज में मुद्दा उठाते हैं, आप लोगों से वो सवाल पूछ लेते हैं जो बाकी लोग सवाल नहीं कर पाते। इसीलिए आपसे मतलब बात करना मेरे को अच्छा लगा। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्टर की बात किया, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या मतलब डायरेक्ट वो उसको मिल जाता है रोड का काम, या उसके ऊपर में भी कोई उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होता है कॉन्ट्रैक्टर का, उसमें कई लोग एक साथ में रहते हैं उसके अंदर, तो उनको जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको उनको पैसे उनको मिलते हैं, फिर उनको स्टेप बाय पैसे मिलते रहते हैं। मतलब जो बजट पास होता है, तो क्या वो बजट का पूरा अपना कोटेशन देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना कोटेशन देते हैं, उसमें और भी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, तो जिनका पास होता है सब उनका काम चालू हो जाता है। लेकिन वो काम की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितना अच्छा काम उसने किया है, इसका जांच नहीं होता है। अब वसई विरार की सड़कें देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। अब मुंबई में जाके देखिए सड़कें, अंतर मतलब कि अंतर नहीं, वहां पर भी यही हाल है, वहां पर भी यही हाल है। जब वहां पे अगर आप खाली जो मेन हाईवे है वो छोड़िए, थोड़ा अंदर चलिए, वही कंडीशन है, वही कंडीशन कि चोर तो हर जगह है, चोर हर जगह है। जो कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाए उस कॉन्ट्रैक्टर का उसी सड़क पे एक बोर्ड मारिए, फोन नंबर और घर के पता के साथ में, और उसमें कितना लागत लग रहा है वो भी लिखिए, ताकि जनता देखे, और जब गड्ढा वहां पे गिरे सड़क पे तो सीधा कॉन्ट्रैक्टर को फोन करे, और जब फोन न उठाए घर पहुंच जाए, तो हर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करेगा, सड़कें खराब नहीं होगी। घर पहुंचे तो डंडा लाठी लेकर पहुंचे, लाठी डंडा लेकर ना पहुंचे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जा रहे हैं सड़क बनाने के लिए, वो जनता की जेब से जा रहा है, जनता सवाल कर सकती है। अभी अगर इस हिसाब से देखे तो आज तो सब भ्रष्टाचार के ऐसे मोटी चमड़ी वाले हो गए कि ऐसे बात कहने से तो नहीं सुनने वाले हैं, लाठी डंडे ही उठाने पड़ेंगे, इसके अलावा काम भी नहीं होगा ना। अब ये एक पॉइंट अभी क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, जिस हिसाब से यहाँ की एक राजनीति, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति है, बहुत सालों से चली आई है, भैया मराठी की,
जो अभी 1 घंटे पहले हो रहा था। हाँ, तो ये मतलब कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि शिवसेना, आज 2 शिवसेना हुई। हाँ। एक उद्धव ठाकरे जी का और एक जो है शिंदे जी का। हम्म। तो पहले जो शिवसेना थी वो थी बाला साहब ठाकरे जी का, और ये मुद्दा उन्होंने ही उठाया था। लेकिन उनके मुद्दे में और अभी के मुद्दे में आपको क्या अंतर दिखता कोई है? अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, बता रहा हूँ। हाँ, बाला साहब ने जो मुद्दा उठाया था, उठा लूंगी बजा पूंगी, हाँ, जितने मद्रासी यहाँ पे आके हाँ, सब कब्जा कर रहे थे और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो जो कि गलत है, गुस्सा सबको आएगा। एक राजनीति पार्ट है। अब यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए फिर यहाँ के जो लोकल हैं उनके लिए आरक्षण लाया गया, तमाम सुविधाएं लाई गई। अब यहाँ के लोग जो हैं नहीं करना चाहेंगे तो कोई क्या कर सकता है। ये भी बहुत एक ठीक है। और पहली बात है कि जो लोकल होते हैं इसमें से 30% तो जो है पढ़ाई नहीं करना चाहते, क्वालिफिकेशन 0। गांव वाले हैं, प्रॉपर्टी अच्छी है, जगह है, सब कुछ है, तो क्या है कुछ और काम कर लेंगे, बिल्डर बन जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। अब जो दोबारा मुद्दा शुरू हुआ राज ठाकरे ने, हाँ, राज ठाकरे साहब, ये उत्तर भारतीयों का, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता था। ये खाली राजनीति है। जब कोई आप पार्टी, आपने नया पार्टी बनाया तो लोग पार्टी को कैसे जानेंगे, उसके लिए मुद्दा था। लेकिन वो मुद्दा था, लेकिन वो कभी भी एक सीट ला नहीं पाते। फिर मुद्दा खत्म क्यों हो गया? ये मुद्दा अगर उनका था तो लगातार आगे लेके जाना चाहिए था ना। हाँ, मुद्दा खत्म हो गया क्यों? क्या रीजन? एक उत्तर भारतीय, एक बिहारी या कोई किसी भी राज्य का आदमी यहाँ पे आता है, यहाँ कमाने आता है और यहाँ पे आके वो सब काम करता है जो अपने गांव में नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात तो सही है भाई। चाहे वो कचरा उठाए, चाहे गटर साफ करे, चाहे कुछ भी करे, हमाली करे, वो काम अपने गांव में नहीं करेगा, जिसको उसको वहाँ लोग जानते हैं। जिस तरह एक लड़की अपने मायके में हाँ, जो काम नहीं करती वो अपने ससुराल में आके, तो ऐसा नहीं है, मायका ससुराल की बात नहीं ये ऐसे ही हो गया। मतलब राज ठाकरे, नहीं, ऐसा नहीं है, बताता हूँ, वो अलग नहीं, जा रहे हैं। राज ठाकरे साहब का वो डायलॉग था, नहीं, उनका डायलॉग वो अलग तरीके से था। तो मेरा ये बोलना है कि एक आदमी यहाँ पे कमाने आता है, अपना शर्म इज्जत सब बेच के वो सब काम करता है जो अपने गांव में नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे कमा रहा है और यहाँ के राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के लिए वो काम कर रहा है। जो भी पैसे कमाता है यहाँ भी टैक्स दे रहा है। यहाँ चाहे बिस्किट खरीदे, चाहे पानी खरीदे, चाहे खाना खरीदे, हर टैक्स में टैक्स ऐड होता है ना, तो टैक्स यहाँ दे रहा है। जिसका घर है, घर पट्टी भर रहे। अच्छा, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति 100 रुपया यहाँ कमा रहा है, हाँ, तो कितना परसेंट जो उसमें से यहाँ खर्चा करता है और कितना अपने गांव लेके जाता है? भैया, जो व्यक्ति 100 रुपया यहाँ कमा रहा है ना, तो उसके कमाई में से टैक्स काट के दिया जा रहा है, जो अगर गवर्नमेंट में है वो। और जो यहाँ पे लोकल काम करते हैं, हमाली मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो बस 200-500 कमाते हैं, तो उसमें से कम 250 तो यही खर्च कर रहे हैं। भाजी खरीदेंगे, यही से लेंगे, लाइट बिल यही भरेंगे, घर पट्टी यही जाने वाला है उनका, स्कूल बच्चे पढ़ाएंगे यही जा रहा है, सब खर्चा तो यही हो रहा है। गाँव क्या लेके जा रहे हैं? गाँव महीने का कुछ खर्चा भेजते रहेंगे उनके माँ बाप के लिए, इस सब के लिए, तो सब खर्चा तो यही हो रहा है। यानी कि एक तरह से यही कमा रहे, यही खर्चा कर रहे, और महाराष्ट्र 80% यहाँ के जो जितने भी परप्रांतीय हैं, 80% कमाई यही खर्च करते हैं, यही खर्चा, और यही का डेवलप करते हैं। नहीं करेंगे उनका विकास ही नहीं होगा ना। अगर आप उत्तर भारतीय हैं, अगर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र में आके खुद का घर लेना पड़ेगा, जरूर लेंगे आप 7% आपको भरना पड़ेगा, 7%। हाँ, उसके बाद बच्चे आपके होंगे, यही स्कूल में पढ़ेंगे, घर पट्टी आपकी जाएगी, आपका लाइट बिल जाएगा, आपका पानी का टैक्स जाएगा, सब खर्च आप यही कर रहे हैं ना। 70 से 80% जो है यही खर्च करना पड़ता है, खर्चा होता है। तो जो मुद्दा है ना उत्तर भारतीय और मराठी, या फिर मराठी और हिंदी की, एक राजनीति है। ये सवाल करना इसलिए जरूरी क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल में आप काम करते हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, आपको मराठी आनी चाहिए। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, अगर वहां से कमा खा रहे हैं, तो आपकी वहाँ की भाषा आनी चाहिए। भाषा आनी ही चाहिए, बोलना ही पड़ेगा, ये गलत है। मतलब एक तरह से इसको हम कहें कि लोगों का जबरदस्ती के लिए आपको यही करना ही पड़ेगा, ये गलत है। लेकिन आनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र में है, आपको मराठी आनी चाहिए, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, ये गलत है। ये गलत है, ये गलत है। और इसी पूरी राजनीति हुई थी। यही वजह है कि पूरा महाराष्ट्र देखिए, पूरे महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं आया मनसे का एक भी सीट नहीं आया। ये मतलब ये
उल्टा उनको कि मतलब जनता राजनीति समझती है। तभी मतलब कि पूरे सुपड़ा साफ कर दिया उनका राज ठाकरे साहब का कि लो अब आप कहो भैया मतलब कि राजनीति यूपी बिहार वालों की। अब उसमें क्या कहें, बाकी और बाकी जैसे अभी आपने ये बातों में एक सवाल निकल कर आया, जैसे आपने घर पट्टी और लाइट की बात की आपने, रोड की तो हम लोगों ने बात कर ही लिया, लाइट का जो पैसा जाता है आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को मतलब कि लाइट का पैसा फोकट में जा रहा है, बिजली में उनको मिल ही नहीं रही? बात तो आपकी सही है, लेकिन इसके कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जो वसी विरार में अवैध तरीके से घर बनते जा रहे हैं, हाँ। जिनका रिकॉर्ड पीयूएमसी में नहीं है या किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं है, जितने भी अवैध निर्माण किए जाते हैं, इनलीगल जितने भी यहाँ पे चौल हैं, रूम बनाए जा रहे हैं, उनको भी बिजली दिया जा रहा है। और जो जनसंख्या काउंटिंग हुई थी 2011 में 11 में उसके बाद तो नहीं हुई थी। हाँ, उसके बाद नहीं। तो उस समय 5-6 लाख या 7 लाख के आसपास आबादी रहेगा, आज 25 लाख की आबादी है। 25 लाख की आबादी। अब मुझे बताइए, अब प्रशासन ने जो बिजली का यहाँ पे यूनिट तय किया होगा और 10-12 लाख लोगों ने किया रहेगा, उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे इतने लोग, तो कैसे पूरा होगा? तो ये मतलब कि 2011 के बाद से जो है पहले तो जनगणना फिर करना चाहिए। आज कम से कम 13 साल हो गया जनगणना किए, तो वास्तविकता में नहीं पता कि महाराष्ट्र की जो जनसंख्या थी 2011 में कुछ 11 या 12 करोड़ बताया गया था। कैमरामैन फोकस करिए, ये लाइन जनगणना वापस से होना चाहिए क्योंकि 2011 के बाद से हुआ नहीं है और जनसंख्या बढ़ती गई है। जो बिजली की बात है वो बहुत तकलीफ देने वाली बात है क्योंकि ये काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अब अवैध निर्माण जैसे आपने कहा तो ये घरपट्टी भी आई है ना अभी। हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा था। अवैध निर्माण हो रहा है। हाँ। अब उसमें सबसे पहला क्या लगता है? घर का पेपर लगता है। घर का पेपर देते हैं, एक नॉर्मल लोग पेपर बना के दे देते हैं। दूसरा आता है लाइट बिल। लाइट बिल लगा के देते हैं, उसका भी मीटर आता है, बिल आता है। उसके बाद आता है घर पट्टी। जब घर पट्टी इतनी सारी चीजें आती है तो काउंट कैसे नहीं होता है? बताता हूँ आपको। देखिए, जो लाइट का जो सवाल है, तो लाइट हर किसी को देना, ठीक है, अनिवार्य है। बिजली पे सबका अधिकार, जैसे हवा पानी हो गया वैसे आपका बिजली भी है। बिजली आप किसी को भी वो दे सकते हैं। एक बनता है एफिडेविट जिसमें लिखा रहता है किसी का ऑब्जेक्शन आने पे मीटर काट लिया जाएगा। अच्छा। उसका एक अमाउंट भरा जाता है। अच्छा। ठीक है। और घरपट्टी क्या है कि घरपट्टी एक कर वसूली है। घरपट्टी में आप देखेंगे जो भी टैक्स जाता है उसके अंदर स्कूल के लिए, वृक्षारोपण के लिए, साफ सफाई के लिए, सुंदरीकरण के लिए सब टैक्स जाता है। वो जितने टैक्स हम देते हैं उससे तो यहाँ विकास हो रहा है। तो ये और उसी टैक्स में घोटाले होते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि 2011 के बाद में मतलब काउंट नहीं हो रहा। अरे महाराज, जनगणना अलग है, घरपट्टी अलग है। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब ये जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं तो कुछ रिकॉर्ड होगा ना कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, घरपट्टी जा रहे, इतनी जनसंख्या हो रही है। तो घर का रिकॉर्ड है, घरपट्टी में घर का रिकॉर्ड आता है, जनसंख्या का नहीं। तो ये इसको कैसे क्लियर कर? ये बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग सवाल है, लोगों को इस चीज समझ जनगणना कराओ। देखिए, मैं आपसे सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से आम जनता है जिससे समझ, उसी तरह मैं ना समझ के आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं और कितने लोग रहते हैं आपको मालूम होना चाहिए ना। ठीक है। ठीक है। आपके घर में आप समझो 100 लोग हैं, ठीक है, आप 100 का व्यवस्था करोगे ना, 100 के लिए बेड, 100 के लिए कपड़े, 100 के लिए खाना, 100 के लिए लाइट। लेकिन मालूम पड़ा घर में 200 लोग घुस गए, क्या करोगे आप? क्या करोगे? विकास फिर कहां से होगा? कोई चद्दर फाड़ते रहेगा, कोई खाट तोड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा ना। क्या इसका कुछ समाधान कुछ है? भ्रष्ट अधिकारी जब तक हैं, जितने भी यहाँ पे अवैध निर्माण बनते हैं ये लोग ही बनवाते हैं। एक पत्रकार, जैसे हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार को मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे अवैध निर्माण चालू हो रहा है और हर एक अवैध निर्माण के पीछे कम से कम 500, 600 या 1000 लेटर दिया जाता है, इसमें कार्रवाई करो। सीधा जाकर बीएमसी में एक काम पत्रकार करते हैं तो तब भी कार्रवाई नहीं होती। अभी जैसे सर ने कहा, एक लाइन में बताऊं तो हमारे जो पीएस के न्यूज है
उस न्यूज के माध्यम से हमने कई अधिकारियों को खुद मतलब कि व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे और फोटो खींच के सब कुछ दिया कि हाँ यहाँ पर ये चीज हो रहा है और धन्यवाद, इस पर कार्रवाई करो। उन्होंने क्या जवाब दिया हमको कि आप हमको हैरेसमेंट कर रहे हो, उसका केस आपके ऊपर में करवाएंगे, ऐसी धाराएं लगवाएंगे। सर जी सर आपने अब दोबारा कोई ऐसा बोलेगा अधिकारी, उसका रिकॉर्डिंग करो, बोलो केस करो और रिकॉर्डिंग लाओ मेरे पास, पक्का आपको देंगे हम। आप खाली फोन करो और कैमरे के सामने बता रहे ये चीज अब सर ने कहा तो सर को हम जरूर देंगे बेशक। ओके। अब ये अधिकारी जो है, अधिकारियों का सिर्फ ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने से अधिकारी बताओ चीज, यहाँ पे कई तो ऐसे सहायक आयुक्त हैं जो प्यून है। हाँ। आप मुंबई में चले जाएंगे ना, हाँ। आपको सहायक आयुक्त जो है आईएएस मिलेंगे। आईएएस मिलेंगे? हाँ, वहाँ आईएएस मिलते हैं। और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? प्यून। उनका क्या लेवल है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है? वसीम विरार में जितने भी सहायक आयुक्त हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है, तो पता है चीज? किसी को कुछ रिकॉर्ड देखो कितना लोग पढ़े लिखे हैं। ये हर बंदे पे केस है, मतलब सब पे केस है। यहाँ पकड़ा जाएगा तो वहां जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा तो वहां जाएगा। कितने लोग पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। तो इसका मतलब कि क्या करें, मतलब किस हिसाब से सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी, या प्रशासन पूरी भ्रष्ट है, पूरा भ्रष्ट है? अगर सहायक आयुक्त कार्रवाई नहीं करता है, आयुक्त को करना चाहिए। हाँ। जब नगर रचना से यहाँ भेजा जाएगा कार्रवाई करो कम से कम 500 बिल्डिंगों पे या चौल पे, तो कार्रवाई खाली 4, 5 या 10 पे किया जाएगा। अभी 17,000 या 18,000 बिल्डिंग पे, चौल पे कार्रवाई करने के लिए शायद ऑर्डर पास हुआ है, शायद 17-18,000। नहीं, कार्रवाई कहाँ है? कुछ नहीं। मतलब ऑर्डर तो पास हो चुका है ना, लेकिन कार्रवाई हुआ नहीं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात बताऊं आपको, आप आज के 5 साल पहले से लेकर अब तक का रिकॉर्ड उठाइए, जो जिस पे कार्रवाई बीएमसी ने किया है बिल्डिंग पे या चौल पे, वापिस आप अगर वहां पे आज जाएंगे आपको वहां पे वही बिल्डिंग वापिस दिखेगी, वापस वहीं पे खड़ा मिलेगा। हाँ, एक बार कार्रवाई करते हैं, फिर वापिस वहां पे बिल्डिंग बन जाती है। तो बड़ा मतलब देखिए, जो कार्रवाई जहाँ होता है, जैसे विरार की बात करता हूँ, विरार हो गया, फुलपाड़ा हो गया, सकार नगर हो गया, संतोष भवन हो गया, या हाईवेपुरा पट्टा हो गया, हर जगह कार्रवाई होता है हर साल। जब भी नए सहायक आयुक्त आएंगे कार्रवाई करेंगे, 1 लाख वर्ग स्क्वायर फीट कार्रवाई किया, 2 लाख किया, फिर वही खड़े हो जाते हैं, फिर बिल्डिंग बन जाएगा, फिर वहां पे इंडस्ट्री बन जाएगा। कैसे बनते हैं? क्या उस जगह पे कार्रवाई करने के बाद सहायक आयुक्त भूल जाते हैं कि यहाँ कार्रवाई हुआ था? सब मैनेज किया जाता है सब। वसीम विरार को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो यहाँ के अधिकारी, उन लोगों ने खराब किया। जितने इलीगल बिल्डिंग बनते हैं वो लोग बनवाते हैं, सब उनका सपोर्ट है पूरा। हमको अभी इस हिसाब से ना, हमको तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को पकड़ के चौराहे पे खड़ा करके इनके तशरीफ में तवा गरम करके बैठा देना चाहिए बीच चौराहे पे। तभी वही करेंगे, वही करेंगे। मतलब इतना करने के बाद भी आदत हो गई है ना, करते करते। यानी कि चमड़ी जो है ऊपर से नीचे सबके सब भ्रष्ट है। ये पूरा सिस्टम भी बदलना होगा। तो सिस्टम बदलने के लिए क्या अनिल को बदलेगा? जब मालिक बदलता है, नया पिक्चर के अनिल कुमार बनेगा क्या? ये देखिए कहूँगी कि जब किसी चीज के जो मालिक होते हैं, मैं बताता हूँ इनडायरेक्ट, जब मालिक बदल जाता है तो काम करने वाले में बदलाव आ ही जाता है। तो अब इनके मालिक जो है बदल गए हैं। अब देखो, अब महाराष्ट्र की बात और राजनीति की बात शुरुआत हो गई। अब हम बात करेंगे इस वक्त ये जो चुनाव गया है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव, विधानसभा चुनाव जो गया है, इस चुनाव में 2 पार्टियों का सबसे बड़ा टकराव था, बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी, यानी महायुति। ठीक है। अब जब तक बहुजन विकास आघाड़ी थी तब तक दुनिया भर के जितने भी आमदार अभी आए हैं, अगर यहाँ की 3 सीटों की बात कर लें तो 3 सीट के जो विधायक हैं, आमदार हैं जो यहाँ के, वो इतना मतलब कि इल्जाम लगा रहे थे कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये करवाते हैं। आज जैसे सर ने कहा कि अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और इनके माध्यम से कार्य हो रहा है, तो
उनके राज्य में हो रहा था। अभी जब सरकार बदली है सर, अभी आपने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे आपने जाके रिपोर्टिंग किया, सवाल किया, आपको क्या लगता है सरकार बदलने के बाद मतलब विधायक और आमदार बदलने के बाद में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो जो अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो मुख्य चुनाव हुआ था महायुति में, महाविकास में, हाँ, पूरे महाराष्ट्र में। और लेकिन वसीम विरार और पालघर का कुछ अलग ही माहौल था यहाँ पे, और वसीम विरार का तो पूरा माहौल अलग ही था। अब यहाँ पे चुनाव के पहले जो भी कुछ हुआ हर कोई जानता है। हाँ, कैसे विरार की विमानता होटल में हाँ, विनोद तावड़े आए, बाद में सतीश ठाकुर पहुंच गए खबर मिलने के बाद, और घेराव हो गया, मारामारी हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया और काफी हंगामा हुआ। उसके बाद फिर बयानबाजी चली, लेकिन आखिरकार जनता का तो मूड किस तरफ था नहीं पता किसको था, और तीनों सीट हाथ से निकल गया। वसीम का सीट गया, विरार का सीट निकल गया हाथ से, मतलब हितेन ठाकुर, सतीश ठाकुर दोनों हार गए, राजेश पाटिल वो भी हार गए, तो सत्ता पूरी खत्म हो गई। अब जो नई सत्ता आई है बीजेपी की, स्नेहा दुबे पंडित वहां है, राजन नाइक यहाँ है, लेकिन अब देखना होगा कि शुरुआत तो हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा। आज 1 महीना हो गया, 1 महीना में खाली वादे हुए हैं। जैसे अब देखिए 30 साल का एक लंबा 35 साल का सफर था, अब जाके विधायक बने हैं, जब 35 साल बाद सत्ता बदली है तो वादे किए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब काम होना शुरू होगा वास्तविकता रूप से, जब वो वादे जमीन स्तर पे शुरू होगा, जब जमीनी स्तर पे काम शुरू होगा, तो समझ में आएगा कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन कब स्टार्ट होगा? 1 महीना तो हो गया, अब कुछ दिन सब रखो, 1-2 महीना रुक जाओ, देखते हैं, हम ही जाके सवाल पूछेंगे। अब कब, कितना समय और? घोषणा करना अलग बात है और काम करना अलग बात है, देखेंगे ना फिर। हम ही पत्रकार हैं जो सत्ता बदल दी है, हम यही बदल देंगे बाद में। चलिए, अभी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो अब सर ही हमको बताएंगे, क्योंकि अगली बार फिर सर को बुलाएंगे और यही सवाल, यही बातें और इसी का जवाब हम लेने के लिए सर से बुलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सर जाते हैं बेधड़क, जो सवाल करना चाहिए और वो करके आते हैं, पूछ के आते हैं, और पूरा मतलब उनके अंदर से निकाल के लेके आते हैं कि हाँ ये काम है, कब करेंगे क्या। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि अभी उन्होंने वादा किया कि हाँ हम करेंगे, तो ये अभी सर ने कहा कि ये भी हम जाके उनसे पूछेंगे, अभी 1 महीना हुआ, ये भी पूछेंगे आपने वादा किया क्या हुआ काम का, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब दूसरी बात सर, मैं बिहार पे चलूंगा, अभी देश के इस कोने से उस कोने चलेंगे हम लोग। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार जी का चल रहा है, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार जी के ऊपर? देखते रहिए क्या होता है। अभी ये बिहार है, बिहार की राजनीति शुरू से ही काफी जिस तरह उलझी हुई है। जिस तरह कहते हैं, एक डायलॉग है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, तो क्या नीतीश कुमार जी पूरे बीजेपी पे भारी? पूरे अभी देखिए खींचातानी शुरू है, खबरें तो आ रही है कि नहीं पीछे हट गए हैं, ठीक है, समर्थन वापस ले रहे हैं, बीजेपी छोड़ दे रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, तमाम जो मुद्दे सामने पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो अभी बीच में मतलब खबरें आ रही कि 4 दिन पहले नए मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, ये बनेंगे, मतलब ये हो जाएगा। कैसे बनेंगे बताइए आप? तेजस्वी यादव आज की तारीख में क्या स्टेटमेंट देते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, अब देख ही रहे उनको, वो कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार जी को जो ये टाइटल दे दिया गया पलटू चाचा, क्या मतलब कि कभी नीतीश कुमार जो है एक बड़े और अच्छे राजनीतिक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं और अच्छी रणनीति करते हैं। और तेजस्वी यादव जो है, उनके अगर उनके पीछे से लालू यादव का नाम निकाल दिया जाए तो क्या लगता है उनका क्या अस्तित्व रहेगा फिर? यानी कि उनकी राजनीति, उनके करियर, उनका जीवन लालू यादव, उनके पिता से ही उनका करियर शुरू हुआ है, उनके पिता के ही आसपास घूमता है और उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं, उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं। उन्होंने खुद कितना काम किया, उन्होंने खुद कितने बड़े मोर्चे निकाले हैं, उन्होंने बिहार के लिए ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उन्हें याद करें। लालू यादव को खाली अपने रेलवे के एक अलग व्यवस्था के लिए
एक अलग नीति के लिए लोग जानते हैं, और दूसरा चारा घोटाला। चारा घोटाला। अच्छा और लालू यादव अपने आप में अच्छे नेता थे, अच्छे नेता हैं। अच्छा, ये चारा घोटाला का जो मामला है, वाकई में उन्होंने चारा घोटाला किया था या? इसीलिए अंदर थे ना, अगर नहीं करते अंदर जाते। देखिए, कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, हाँ। जब तक उसका घोटाला क्लियर नहीं होता है तब वो जेल में जाता नहीं है। अच्छा, तो अगर वो घोटाला नहीं किए रहते हैं तो क्या इतने दिन खामोश बैठते हैं? एक सेकंड के लिए हम बिहार से फिर महाराष्ट्र में आएंगे। अजीत पवार जी, इतना बड़ा घोटाला, फिर भी वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब उनकी सरकार है, बन सकते हैं। मतलब जिसकी सरकार घोटाले, होगी, अगर घोटाला किए हैं हाँ। और कल को जो विपक्षी पार्टी है उनको जब मालूम पड़ेगा घोटाला हुआ है, सबूत सामने आएंगे, तमाम चीजें सामने आएगी, वो भी अंदर जाएंगे। डालो ना अंदर। अरे सर, विपक्षी क्या कर रहे हैं? लेकिन जिस महायुति के साथ में, जिस बीजेपी के साथ में है, यही बीजेपी, यही फडणवीस जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और बाद में उनको ही अपने साथ में ले लिए। आप लोग देखा है वॉशिंग मशीन? नहीं देखा है? नहीं। उसमें कपड़े डालो, सब साफ हो जाते हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी। मेरा इस मुद्दे को लेके बीजेपी से कोई भी वो नहीं है, खाली बता रहा हूँ आपको। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो, पूरे साफ हो जाते हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, एक चीज मतलब ठीक है, सरकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब देखिए, उनकी सरकार है, वो जिसको चाहे अंदर डाले, जिसको चाहे बाहर निकाले। लेकिन जो विपक्षी अगर है, महाविकास अघाड़ी इतनी पार्टियों को लेके बनाए हैं महाविकास अघाड़ी, तो उनका दायित्व है ना, हंगामा करे, सड़क पे आए, मोर्चा निकाले। क्यों नहीं करती है? क्यों खामोश है? यानी कि उनके इधर भी बड़े घोटाले हैं, इसीलिए शांत बैठे। देखो, चोर और चोर मौसरे भाई, चोर मौसरे भाई। जिस तरह मोदी जी का एक क्लिप मीम बन के उभरा था कि आप हमारे ढके रहो, हम आपके ढके बस वही चल रहा है। वही चल रहा है। इस सब में किसी घाटा हुआ है तो वो हुआ है उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा घाटा। मतलब कि इस पूरी राजनीति, पूरे राज्य, मतलब पूरे हिंदुस्तान के और हर पार्टियों को, अगर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 2019 से लेके अब तक जो भी घटित हुआ है, इसमें अगर कोई सबसे बड़ा घाटा हुआ है तो है उद्धव ठाकरे का। उनका अस्तित्व खत्म हो गया, राजनीति खत्म हो गई। उनके पक्ष का नाम जो था, जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना नाम रखा था, वो चला गया। उनकी निशानी धनुष चली गई, सत्ता चली गई, कुछ बचा नहीं। एक तरफ से पूरी तरह खत्म हो गया। खत्म हुई नहीं, खत्म किए गए। कहीं न कहीं जो मतलब कि जनता की भी बात है, जनता नहीं, दरअसल उन्होंने फैसला लिया गलत, और एक गलत फैसला जो रहता है इंसान को पीछे लेके जाता है। कौन सा ऐसा फैसला? कोई फैसला जो सब जानते हैं, बीजेपी को छोड़ना। और छोड़े ठीक किए, लेकिन जिनके साथ में मिले, शरद पवार का पूरी जिंदगी भर विरोध करते आए बाला साहब ठाकरे, और उन्हीं के साथ में मिल गए। यही मतलब एक डिसीजन उनका रहा। हर पार्टी का एक अपना एक आइडियल रहता है, अपना एक नारा रहता है, अपनी पहचान होती है। तो शिवसेना पहचान था हिंदुत्व, वो चीजें खत्म हो गई धीरे धीरे। जिस तरह से बाला साहब, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र देख रहा था जो पालघर में कांड हुआ था, साधु वाला, उस पूरे मामले पे इतना खामोश हो गई, सत्ता हो गई थी, सरकार पूरी खामोश थी महाराष्ट्र की। हाँ बिल्कुल, मतलब उस पे पूरा चुप्पी बांध के, पूरी चुप्पी। उस मामले पे पत्रकार क्या इनका नाम है, अपने आर भारत के अन्नम गोस्वामी को अरेस्ट किया गया। हाँ, उनको भी, हाँ उस टाइम पे उनको भी अरेस्ट किया। हमला भी हुआ था, एक बार हमला हुआ था, बाद में अरेस्ट किया। जो भी है, तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा था, पूरा देश देख रहा था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। 2 साधुओं को मार दिया गया। आपको आवाज उठाना चाहिए था, आपने नहीं उठाया। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जो कि यहाँ के जो लोकल हैं वो देख रहे हैं, यहाँ के लोकल मराठी जो हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसे कैसे सब बदलाव हुआ।
ये पूरी मतलब कि ये मतलब कई मतलब पहला बीजेपी को छोड़ना, शरद पवार के पास जाना, साधुओं के साथ में जो घटना घटी वो, ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं ऐसे। मतलब कुछ खास तो होंगे, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, तो कुछ खास जैसे अभी ये 3 हो गया, और कुछ ऐसे खास मुद्दे। लॉकडाउन देख लीजिए, लॉकडाउन में क्या हुआ, यहाँ की सरकार जो थी महाराष्ट्र की, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया। एक तो लाइट का बिल भी माफ नहीं करा पाए। लॉकडाउन में हजारों लाखों लोग मरे जा रहे थे, हम्म, लेकिन जो लाइट बिल इतना ज्यादा सबका आना शुरू हो गया, ये हुआ कि कम होगा, नहीं कम हुआ। उल्टा अंत में लोग कर्जे ले लेके अपना बिल भरे। और उल्टा लॉकडाउन के बाद में जो जिसका 250, बच्चों का फीस माफ नहीं हुआ, जिसका लाइट बिल 250 आ रहा था वो 350 400 आने बढ़ गया। बच्चों का फीस माफ नहीं हुआ लगा। जो लॉकडाउन में। फीस माफ होना चाहिए जो चीजें सरकार कर सकती थी वो भी नहीं की। वो भी नहीं किया, मतलब जो इनके मतलब कंट्रोल में था हाँ, वो भी उन्होंने नहीं किया। क्योंकि 5-6 महीने, 7 महीने, 1 साल एक बिना किसी इनकम का जो लोग सरवाइव किए हैं, वह पैसे नहीं अभी। अब वो बेचारे क्या करें, सबके अपने मर रहे थे, एक दूसरे को कोई छूना नहीं चाहता था, माहौल खराब था। उस समय सरकार खामोश थी। सरकार को लाइट बिल पूरा माफ करना चाहिए था, बिजली बिल पूरा माफ होना चाहिए था पूरे महाराष्ट्र का। प्राइवेट स्कूल की जितनी फीस है सब माफ होने चाहिए थे, क्योंकि जब सब कुछ बंद था, आपका स्कूल पूरा बंद था, तो फीस की चीज का, हाँ, किस चीज का पैसा मतलब अगर आप कहेंगे टीचर और स्टाफ को देना है तो कितना देना है, कोई फीस कम नहीं हुआ, सब पूरा वसूला गया, सब रोते रोते भरे। रोते रोते कई मोर्चा निकाला गया बिजली बिल माफ करने के लिए, नहीं हुआ। नहीं। और बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल के दूसरे क्या स्कूल में करेंगे? डाले। कितने कोई यहाँ सुविधा नहीं थी, यहाँ से लोग उत्तर प्रदेश चल के गए हैं पैदल। हाँ, उस टाइम पे मतलब यहाँ के जो स्थानीय अपने अपने गांव गए, नासिक चले गए, कोई कोकण चला गया, कोई गोवा चला गया, सब यहाँ मुंबई छोड़ दिए। बेचारे क्या करते, मजबूर, इतनी मजबूरी अगर मतलब बहुत, सरकार बहुत। ने मतलब इस तरह से मतलब एक इस पहलू पे इस वक्त में सरकार को खड़ा होना चाहिए था पूरी तरह से, और सरकार खड़ी नहीं हुई। मतलब ये पूरे लॉकडाउन में खाली मास्क लगाने पे और डंडे खाने पे ही पूरा लॉकडाउन निकल गया पूरा। बस यही चला। तो सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने भी कुछ नहीं किया। अब उनके चचेरे भाई जिसका अभी हमने पहले चर्चा किया था, राज ठाकरे साहब का, क्या लगता है कि उनका कभी भविष्य चमकेगा या अंधेरे में ऐसे ही रहेगा? नहीं चमकेगा ना, क्यों नहीं चमकेगा। राज ठाकरे एक अच्छे नेता हैं, उनकी आवाज काफी अच्छी है राज ठाकरे की, उनके अंदर बाला साहब ठाकरे की छवि है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक सही मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो सबके हित के लिए रहेगा, तो यहाँ की जनता उन्हें चुन के लाएगी। लेकिन अभी तो वो वही उत्तर भारतीय और यही कर रहे हैं। फिलहाल जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन एक वक्त आएगा वो भी आगे आएंगे। देखिए, जब कोई सही विचार लेके और सही मत लेके सेवा भाव से उतरता है, जनता उनका साथ देती है, चाहे वो यूपी वाले हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के, कहीं के हो। तो अपना एजेंडा अपना क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है। बस जनता को क्या चाहिए, जनता को जो चाहिए आप दे रहे हो, तो जनता आपके साथ में। जिस तरह बीजेपी ने किया, बीजेपी को पता है जनता को क्या चाहिए, जनता को दिया, और बीजेपी आ जाए। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे। अब ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठेंगे। तब तक के लिए ब्रेक में बने रहें। अपने समय लगाया हमारा, मतलब वो परफेक्ट है। जो चीज प्यार से बनाई जाती है ना, वो अच्छी बनी जाती है। और हम इसलिए ये चीज कर रहे हैं कि और इस आपको भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में मैं खाते रहूँ ना। हाँ खाइए। मैं खाते रहता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा है। हाँ, और भागदौड़ की जिंदगी में क्या इंसान समय नहीं निकाल पाता है, और ये चीज हमने जो चालू किया इसीलिए क्योंकि हम जितने भी हमारे पहचान के हैं, मित्र के हैं, और सबसे जो जरूरी बात हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डालेंगे तो हो सकता है अगले मेहमान आप बने। हर व्यक्ति को मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये 3 चीज आपको करने पड़ेंगे। पहला, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको कमेंट में डालना, और बाकी जो चीजें आप समझ गए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कमेंट का हमने बता ही दिया है, और शेयर तो आप जानते हैं कि शेयर करेंगे तो और लोगों को भी इस चीज का लुत्फ मिलेगा। अब आखिरी सवाल सर से पूछूंगा, ये जो हमारा चैनल है फूड विद पॉडकास्ट, लोगों को क्यों देखना चाहिए? देखिए, 2 रीजन है। तो बहुत चैनल आपका पूरा बहुत प्यारा चैनल है, लोगों को
एक इंटरटेनमेंट मिलेगा, साथ में मनोरंजन, साथ में उनको जो चर्चा साथ में हम करते हैं पूरे देश की, राज्य की, तमाम मुद्दे की, जो मुद्दे समाज में चल रहे हैं, तो अच्छा अनुभव है। लोगों को नई सीख मिलेगी, कई सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो लोगों को देखना चाहिए और नए नए लोग यहाँ पे आते रहेंगे, वो अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए अभी हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। अब मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए लोकेशन पे, नए रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहे और देखते रहिए फूड विद पॉडकास्ट।